नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं हूं अश्विनी कुमार सिंह और हमारे साथ जो मेहमान हैं, डेली के मेहमान हो गए लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन करवा दें। सुमित सर, बाबा और पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत है। आज का चर्चा है हमारा बसपा गठबंधन। पिछले 3 दिनों से हम लगातार गठबंधनों पर ही चर्चा कर रहे हैं। पहले दिन हमने किया सपा का गठबंधन, कल हमने गठबंधन की बात की आम आदमी पार्टी की, और आज हम बात कर रहे हैं बसपा की। बसपा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दलितों का एक वोट बैंक जो है बसपा के साथ हमेशा से रहा है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। लेकिन इस बार पूरी पार्टी ही साइलेंट है। ना मीडिया में कोई बयान आ रहा है, ना कोई नेता है, ना कोई रैली हो रही है, ना सुगबुगाहट भी है कि चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा। क्या सवाल ये है सर आप लोगों से कि आपको लगता है कि बसपा अगर डाउन हो जाएगी, और बसपा को या क्या डाउन भी किया जा रहा, सवाल तो ये भी है कि डाउन किया जा रहा है या खुद वो डाउन हो रही है, और उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसको फ़ायदा पहुंचने वाला है? देखिए, बीते 10 सालों में जब से बीजेपी की सरकार बनी 14 में और 19 में, इस दौरान में अगर आप बसपा के सफ़र को देखेंगे तो जो पहले जब आपने 3-4 सवाल एक साथ पूछे अपने क्वेश्चन में, तो जो आखिरी सवाल मुझे याद रह गया उसका जवाब दे रहा हूँ कि उसका जब डाउनफॉल होता है बसपा को तो फ़ायदा किसको हो रहा है? तो फ़ायदा भाजपा को हो रहा है, इसमें कहीं छुपा नहीं है। बसपा का सबसे स्ट्रांग होल्ड है यूपी, और यूपी में अगर आप जब 2012 में सरकार गई मायावती की, उसके बाद से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए, 14 का, फिर 17 का, फिर 19 का, फिर 22 का, फिर 24 का, अब 24 का होने वाला है, इन तमाम चुनाव में आप देखेंगे तो बसपा का ग्राफ गिरता ही गया है। वो कभी किसी के साथ गई, कभी किसी के साथ गई। परसेंटेज के वोटों के आप लोग ज़्यादा अच्छे आंकड़े बता सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो मुझे मेरे जहन में है वो ये कि बसपा को बहुत फ़ायदा नहीं पहुंचा, और जितना बसपा का वोट कम हुआ वो भी भाजपा की तरफ चला गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दलित वोट बैंक की वो पैरोकारी करती है बहन मायावती, जिस जाटव कम्युनिटी से वो आती हैं, वो जाटव भी नाराज़ होकर अब भाजपा के पास जा रहा है। तो जो जाटव निकल रहा है, दलितों का एक फ्रैक्शन है जाटव, वो फ्रैक्शन भी बीजेपी के खाते में जोड़ाया जाके अब की बार जब योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट की 2022 में, उसमें बहुत साफ तौर पर दिखाई दिया। जब बीएसपी का शायद एक एमएलए रह गया है, एक एमएलए ना प्रेजेंट विधानसभा में, तो ये स्थिति मायावती की हो गई है। आपने पूछा मायावती चुनाव लड़ती नहीं लड़ रही हैं। मायावती की दिक्कत ही यही है, उनका ये पुरानी ख्यालात के नेता हैं, ये नई चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनके नीचे से वो चंद्रशेखर आज़ाद नाम का लड़का जो कि दलित कम्युनिटी से आता है, जिसको छोटा सा इलाके से निकला हाथरस के आसपास से, और बीते 3-4 साल के अंदर उसने अपने आप को यूपी में एक दलित नेता के तौर पर स्थापित कर दिया है, और अपने आप को मायावती के इक्विवेलेंट लाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, न संगठन नहीं है उसके पास वैसा, पर वो सुर्खियों बना रहता है। बहन जी के साथ क्या है, बहन जी कहीं जाती नहीं है, निकलती नहीं है, बैठती नहीं है, प्रोटेस्ट नहीं करती हैं, दिखती नहीं है। बहन जी को ऐसा लगता है कि किसी चीज़ से वो डरी रहती हैं, सहमी रहती हैं, डरी रहती हैं। खैर वो अलग विषय है, चर्चा का विषय, उस पर बाद में जाऊँगा। लेकिन उन्होंने अब आकाश को अपने भतीजे को सामने लेके आई, आकाश आनंद को, पर आकाश आनंद के अंदर भी अभी वो ट्रेड्स नहीं दिखे जो चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर थे। चंद्रशेखर जिस तरीके से ज़मीन पे आके लड़ता है, जुझारू दिखता है, वो चीज़ें नहीं दिखाई दी हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि मायावती की पार्टी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनकी पार्टी के जो भी, चाहे विधायक जुड़ के आए, चाहे सांसद जुड़ के आए, जब तक वो मायावती के साथ उनका एक्सेस होता है तब तक उनका टेन्योर खत्म हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक्सेस हो ही नहीं पाता। आप राजस्थान में देखिए, उनके 4-5 एमएलए जीते थे पिछली बार, वो गहलोत साहब के साथ मिलकर चले गए। मध्य प्रदेश में जीत के आते थे, वहाँ चले जाते थे पलट के, अभी कांग्रेस में कभी भाजपा में। तो मायावती का एक्सेस इतना मुश्किल है कि वो अपने नेताओं को साथ नहीं रख पाते। उनके जो अपने कोर नेता थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे, वो कांग्रेस में आ गए, है ना। स्वामी प्रसाद मौर्य वो निकल के छटक के भाग गए, बाबूलाल कुशवाहा। तो मायावती जी को जब तक वो साथ रखने का उनको लगता है कि मैं हूँ तो सब मेरे आसपास खड़े रहें, पर अब वो दिन लद गए हैं। अब जनता के पास आवाज़ है, नेताओं के पास सोशल मीडिया है, वो कहीं और चले जाते हैं। नहीं समझेंगे तो ऐसी पार्टी विलुप्त होती जाएगी। बाबा, इसी में आप जोड़ दीजिए कि आज खबर आई कि 10 सांसद उनके जो हैं वो टूट रहे हैं जी। तो ये बता दीजिए कि जब सांसद टूट जाएंगे, ना राज्यसभा सांसद बचा, ना लोकसभा, ना राज्यसभा, ना विधान परिषद में, तो चुनाव है ना, टूट गया तो क्या फर्क पड़ता है? तो अब एक तो बचा है, वो भी रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, ये जो सवाल है, देखिए इसको थोड़ा पीछे ले जाएंगे। इस लोकसभा में तो 10 सांसद जीत के आ गए थे थैंक्स टू समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का यही आरोप था ना कि हमारे वोट तो ट्रांसफर हो गए, बहन जी के वोट उन्होंने ट्रांसफर
नहीं कराए आरोप बहन जी ने लगाया था। और बहन जी ने लगाया था। जो भी हो, बात ये है। और उसके बाद नहीं, जबकि सच्चाई ये थी। और उसके बाद उसके पहले लोकसभा में देखिए वो 0 आया था, कहा गया हाथी ने अंडा दिया, इसमें 10 लोग थे। उसके बाद क्या विधानसभाओं के चुनाव में क्या होता रहा, हम और आप पुनेंदु ने मिलके ढेर सारे शो किए हैं, आप लोग के पास डाटा है। मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ और राजस्थान के चुनाव में क्या हुआ, बीएसपी के सारे वोट शिफ्ट कर गए बीजेपी को। ये हमारे पास आंकड़े हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब क्या होने वाला है, अब जो सुमित ने कहा कि बहन जी बदल नहीं रही हैं, अब बहन जी डरी हैं, किस बात से डरी हैं ये हम सबको मालूम है, किस बात से डरी हैं। समय आगे चला गया, बहन जी रिवर्स में जा रही हैं। दिक्कत ये था कि जब तक काशीराम थे तब तक एक विचारधारा के लोग उसके साथ जुड़े रहे, जो कि उस संघर्ष के साथ आए थे, जो कि उस पार्टी के प्रतीक थे। लेकिन जब बहन जी के पास जब पावर आया तो उसकी जो पैसे का जो खेल शुरू हुआ बीएसपी में कि आप आइए, आप थैली दीजिए और टिकट ले जाइए, वो अभी तक उसके वजह से पार्टी खत्म होने की कगार पे आ गई है। नहीं तो मैंने कवर किया और हम सब ने कवर किया, मैसिव रैली होती थी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, और उसमें कोई किसी को कोई बस से नहीं ला रहा, लोग खुद में खुद आ रहे हैं। और मैंने लखनऊ में देखा हुआ कि एक सभा थी, घंटों हजरतगंज जाम रहा था, केवल पैदल ही चले जा रहे थे लोग, होती थी, बहुत फेमस थी। घंटों लोग पैदल ही चलते थे, सिर पे पोटली बांध के, कोई कौन बहुत ही बाबा वो लॉयल थे। वो लॉयल्टी कैसे टूट गई, वो लॉयल्टी तोड़ी है बीजेपी ने, तोड़ी है प्रधानमंत्री ने, एक तरह से लुभा करके सबको हिंदू बना करके। अभी भी अब उस पार्टी को खड़ा करना अपने ऊपर। अभी देखिए क्या हो गया, अब दानिश अली चले गए कांग्रेस में, बाकी लोग जाएंगे बीजेपी में, कुछ लोग जाएंगे सपा में, तो पार्टी उसी तरह हो गई। अभी तक कोई, आपने सही कहा कि किसी को कोई मालूम नहीं कि वो पार्टी क्या करेगी, लड़ेगी नहीं लड़ेगी, क्योंकि ये फैक्ट है कि यदि वो लड़ेगी तो बीजेपी का वोट कटेगा। यदि और तो क्या बीजेपी और मायावती के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग है, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि उसका ना लड़ना, मजबूती से ना लड़ना, हर एक राज्यों में भी देखा, वो जब बीएसपी मजबूती से नहीं लड़ती है तो वोट उसका शिफ्ट होता है। अब देखना है कि उस वोट में सेंध कौन लगाएगा। अब इसको कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से भी बात करना, कांग्रेस के पास एक दलित अध्यक्ष है ना, बहुत ये चर्चा है अभी भी कि क्या वो उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे, मुझे मालूम नहीं, शायद लड़ें भी इसकी नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है, अभी राज्यसभा में जब छोड़ने की बात हुई तो एक बयान था खड़गे साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि 80 साल की उम्र में मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पे लोग छोड़ के भागे जा रहे हैं, राज्यसभा जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने इंडिकेट किया कि वो लड़ेंगे तो गुलबर्गा से लड़ेंगे, जो उनकी कंस्टिट्यूंसी है, कर्नाटक से लड़ेंगे या यूपी से लड़ेंगे, ये अभी तय नहीं है। लेकिन दलित वोटों के बंटवारे के लिए एक बार फिर से जो है उत्तर प्रदेश में खासकर मार मचने वाली है, और सब पार्टियां उसमें थोड़ा थोड़ा शेयर लेने की कोशिश करेगी, और लंबा सा चंक जो है वो बीजेपी ले जाएगी। एक चीज़ मैं जोड़ दूं फिर पुनेंदु जी, आज मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से बात करने गया था, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, जो आपने बोला वोट छटक रहा है। उनका ये कहना था कि पहले हमारा नारा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन उनका कहना जब सत्ता में आ गई मायावती तो उन्होंने नारा बदल कर दिया कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। तो उन्होंने कहा यही एक टर्निंग पॉइंट था जब हम लोग उनसे दूर हुए, क्योंकि नारा आपका कुछ और था ना, आप दलितों की बात करने आए थे, जो सत्ता में आए तो आपने कह दिया कि जो ज़्यादा ताकतवर वो उसकी उतनी हिस्सेदारी। उनका ताकतवर कहना ये था कि जो भाई सवर्ण है वो दलितों के मुकाबले तो कई गुना ताकतवर भी है, समझदार भी है और जल्दी से एक्ट करने वाला भी है। आप बता दीजिए। नहीं अश्विन, उसकी देखिए रणनीतिक तौर पे आपको समय समय पे अपनी पॉलिटिक्स बदलनी पड़ती है। जब काशीराम ने उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स शुरू की थी, बामसेफ के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, जब बसपा का नाम लोग नहीं जानते थे, तो बहुत ही फायरी पॉलिटिक्स थी और जिस तरह के नारे होते थे बहुत एग्रेसिव नारे होते थे। फिर उन्होंने गठबंधन सरकारें बनाई, लेकिन एक वक्त के बाद जब बीएसपी को लगा कि हमारी स्टैग्नेंसी हो गई है, हमें अपने वोट शेयर में जब तक हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे हम बहुमत का आंकड़ा नहीं आएगा, फिर हमको वही गठबंधन वाली राजनीति करनी पड़ेगी, कभी हम 6 महीने के लिए सीएम बनेंगे, कभी 5 महीने के लिए। तो उन्होंने फिर 2007 में सतीश मिश्रा और उन्होंने एक रणनीति बनाई कि ब्राह्मण दलित कॉम्बिनेशन। बताएगा सतीश मिश्रा कहाँ है, किसी ने देखा है पिछले 2 साल में? नहीं बाबा, मैंने नहीं देखा है। बाबा सर्च तो लोग बहन मायावती को भी कर रहे हैं कि वो बाहर नहीं निकलने, जैसा सुमित सर ने कहा। उनका कभी तो और बयान तो आ जाता है, हाँ ट्वीट आ जाता है, बयान आ जाता है, लेकिन मिश्रा जी कहाँ गायब हो गए, जो कि असली रणनीतिकार माने जा रहे थे। तो 2007 में जो ब्राह्मण दलित कॉम्बिनेशन बना, उसके बाद सरकार यूपी में 91 के बाद पहली बार कोई पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई थी। खैर
2007 से जो सिलसिला चल रहा है, फिर 12 में भी पूर्ण बहुमत, 17 और 22 में पूर्ण बहुमत की सरकारें आ रही हैं, तो एक स्टैग्नेंसी आई नहीं। तो बीच में आपने देखा किस तरह से एक जम्बो मंत्रिमंडल और गठबंधन की सरकारें बार बार कभी इधर कभी उधर वाला पाला बदल वाला एक पॉलिटिक्स यूपी की रही। खासकर वो 96 से लेके 2003-4 तक ये बहुत टूट फूट और ये का दौर रहा। फिर 2007 से उसमें एक स्थिरता कहीं ना कहीं आई। अब बात करते हैं बसपा की। तो बसपा का जो वोट शेयर, जैसे आंकड़ों में अगर बात करें कि भाई बसपा अपने पीक पर गई थी 2007 के विधानसभा चुनाव में, जब उसको पूर्ण बहुमत मिला, 30% से ज़्यादा वोट उसको आए। और उस साल बीजेपी का क्या हाल था? बीजेपी को 17% वोट आए, 51 सीटों पर सिमट गई। ये हाल था बीजेपी का। और बीजेपी को जो फिर बसपा अपने सबसे न्यूनतम पे कब गई? अभी हाल में 2022 का विधानसभा चुनाव, उसको 13% वोट आए, 12.9। और बीजेपी कहाँ पहुंच गई? 41% वोट। और सीटें खैर थोड़ी गिरी क्योंकि लेकिन वोटों के लिहाज से वो बीजेपी का ये सर्वोच्च है, 40% जब। अब आप सोचिए कि एक यूपी जैसे इलाके में जहाँ 30% वोट आपके लिए बहुमत की गारंटी है, सिर्फ 30% वोट पाना, बीजेपी ने वहाँ 40 का आंकड़ा क्रॉस कर दिया। और अगर लोकसभा की बात करें तो बीजेपी वहाँ पर 50% के करीब है, 49.6। अगर उसके एलआई को मिला लें तो लगभग 50% का मामला उसका है। तो बसपा देखिए पिछली बार तो चूंकि अलायंस में लड़े थे, तो बसपा को 2019 में 19.3% वोट मिला था और सपा को 18%। और आरएलडी का भी कुछ एक वोट रहा होगा उनका, 3 सीटों पर लड़े थे वो। तो लेकिन जब आप उठते हो तो बीजेपी अपना ग्राफ और उठाती है। जैसे कि सपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना परफॉर्मेंस बहुत बेहतर किया। सपा जब 2012 में सरकार में आई थी तो 29% वोट मिले थे, और 2022 में सपा को 32% वोट मिले, जबकि अलायंस में थी सिर्फ 347 सीटों पर लड़ी, जबकि 12 में वो सारी सीटों पर लड़ी थी। उसके बाद भी सोचिए 32%, मतलब सपा का बेस्ट परफॉर्मेंस, लेकिन बीजेपी ने अपना ग्राफ ऊपर उठा लिया। तो चुनौती ये है कि जब आप अपना परफॉर्मेंस सुधारोगे तो बीजेपी एक लेवल अप जाएगी। अब उसमें बाबा अगर हम बात कर रहे थे काशीराम की, तो उनकी पॉलिटिक्स क्या थी? दलित प्लस लोअर ओबीसी, इस तरह की पॉलिटिक्स। जो आप चेहरों की बात कर रहे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आर.के. चौधरी, इंद्रजीत सरोज, ये तमाम जो बड़े नेता, जो स्वामी प्रसाद मौर्य, ये कौन लोग थे? इनको किसने आगे बढ़ाया? ये सब काशीराम की पॉलिटिक्स थी। आज की तारीख में वो नेता छिटक के कहाँ जा रहे हैं? खासकर जो अति पिछड़ा वोट है वो बसपा से खिसक चुका है। हम अभी अगर एक बाबा आंकड़े का एक जिक्र कर दूं, अगर वो है कि ये वोट खिसक के, आप कह रहे थे ना ये वोट खिसक के कहाँ जा रहा है, तो 2017 और 22 दो हम चुनाव को लेते हैं, विधानसभा का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि एक आंकड़ा हमारे पास है अभी। जैसे बसपा को जो दलित में जाटो जो है वो 12% है, और अदर जो दलित है वो 9% का आसपास, तो 12% है, वही तो ये बसपा वोट आता है। ये जाटो समाज जो मेनली बसपा का जो मेन समर्थक कोर वोट है, वो 17 में 87% बसपा को मिला बाबा, जो 22 में घट के 65% हो गया। और जो नॉन जाटो दलित है वो बसपा को 17 में 44% मिला, जो 22 में घट के 27%। अब ये वोट गया कहाँ, जो आप पूछ रहे थे? बीजेपी को जाटो वोट मिला था 17 में, बीजेपी गठबंधन को 8%, जो 22 में बढ़ के हो गया 21%। नॉन जाटव दलित जो है बीजेपी को, गैर जाटव दलित मिला 32% 17 में, जो 22 में बढ़ के 41% हो गया। सपा अलायंस को 3% मिला था जाटो वोट 17 में, जो 22 में बढ़ के हुआ 9%। लेकिन गैर जाटो वोट में सपा ने अच्छा बढ़ाया, 11% मिला था 17 में, जो बढ़ के हो गया 23। तो सपा को भी लाभ मिला, बसपा के गिरने का लाभ सपा को भी मिला, लेकिन जो बड़ा फायदा, बड़ी मलाई जो खाई है वो बीजेपी ने खाई। नहीं, तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो 10 सांसद हैं, क्योंकि ये जो 10 का आंकड़ा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने जो 370 का कहा है, तो ये 62 से 72 जाने के लिए ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये आंकड़ा ये और बीजेपी जरूर कोशिश करेगी कि ये जो बीएसपी की 10 सीट है वो उनकी झोली में जाए। और यही वजह है कि बीएसपी के मौजूदा सांसद जो हैं 17वीं लोकसभा के, वो इधर उधर देख रहे हैं, और आधे से ज़्यादा वो जो है बीजेपी में जाना चाहते हैं। अफजाल अंसारी का तो सपा के टिकट पे आ चुके हैं। फिर जौनपुर के जो एमपी साहब थे वो राहुल गांधी के साथ वो यात्रा में जा रहे, वो श्रीनगर तक जा चुके हैं। हाँ, तो फिर श्रीनगर तक जा चुके हैं, लेकिन दानिश अली जो है अमरोहा से लड़ेंगे। सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूँ, देखिए चुनाव कोई भी पार्टी लड़ती है तो दिखता है कि ज़मीन पर लड़ रही है, इसके साथ ये कहा जाता है कि बसपा की मायावती ही सिंगल मैन आदमी है, मतलब वन मैन आर्मी है, वो जेल चली जाएंगी तो लड़ेगा कौन? तो क्या लड़ना छोड़ दिया जाए? नहीं, जेल जाना नहीं जाना तो बात की बात है। मैंने कहा ना, उनकी राजनीति करने का तरीका अलग है।
वो ऐसा नहीं था कि पहले राजनीति करती थी तो कुछ सड़क पर दिखती थी, ऐसा नहीं। उनका तो स्टाइल ही वही है कि भाई मैं यहाँ हूँ, मेरे आसपास माहौल बना दो। तो पहले माहौल बनाने के लिए वैसी फौज थी उनके पास, वो फौज उनके पास नहीं रही। उनके आसपास के जो लोग थे वो धीरे धीरे करके अलग अलग पार्टियों में चले गए, अलग अलग संगठनों से जुड़ गए, क्योंकि सबको इंपॉर्टेंस चाहिए, सबको अपने करियर की चिंता है, सबको लगता है कि भाई मैं ही हमेशा चप्पल क्यों उठाऊँ, मैं ही पीछे पर्स क्यों उठाऊँ, मुझे कुछ नहीं मिल सकता। तो ऐसे कुछ 1 2 3 लोग तो हो सकते हैं, लेकिन आप ये उम्मीद करें कि जितने भी आए उनके बच्चे भी आए, उनके भी बच्चे आए, तो यही करते रहें, तो वो नहीं होगा। पुराने जो ख्यालात के पॉलिटिशियन हैं उनके साथ यही दिक्कत है कि वो वक्त बदलते वक्त के साथ अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं। मैं इसमें इक्वेट करना चाहूँगा नीतीश कुमार को, यही दिक्कत उनके साथ। उनकी पार्टी क्यों खत्म हो रही है? इसीलिए खत्म हो रही है कि उन्होंने अपनी पार्टी को कभी इवॉल्व ही नहीं किया, वो आई मी माई सेल्फ में रह गए। और ना ही फ्यूचर लीडरशिप डेवलप हाँ, किया। इसीलिए ना कि मैं हूं तो जब चल रहा, जब तक मैं चल रहा हूं तब तक सब ठीक है। अरे भाई आप नहीं रहेंगे, आप 75 साल के आसपास के हो रहे हैं, 2 4 5 साल का जीवन और बचा हुआ, उसके बाद पार्टी का क्या होगा? आपने सोचा ही नहीं। भाई मायावती के साथ दिक्कत है, क्या होगा? आपने सोचा ही नहीं। भाई आपने सेकंड रंग की लीडरशिप तैयार ही नहीं की। हाँ, अगर आपसे मैं पूछूं कि नंबर 2 का नेता कौन है बीएसपी के बाद जेडीयू में, तो आप नहीं बता पाएंगे कि मैं तो ये कहता हूँ कि आपको प्रेस के लिए भी कि कोई जानकारी चाहिए तो किससे बात करें, वो भी नहीं है, प्रवक्ता तक नहीं है। तो ये बात सोशल मीडिया की हो गई है आज की तारीख में। जब छोटे से छोटे कम्युनिटी का बच्चा अपना एक रील बना सकता है और अपनी एक बात कह सकता है, उसके लाखों फॉलोअर हो सकते हैं, तो अब तो इतने बड़े नेता हैं जो 20-20 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आते हैं, तो आपके पास क्यों नहीं आदमी है? तो ये मैं कह रहा हूँ कि उन नेताओं को अपने विचारात बदलने की। नहीं इसका बढ़ रहा है नहीं आप मतलब ट्विटर और उस पे इनके अकाउंट्स हैं, ट्विटर पे उस पर नहीं बन रहा है। जो बहन जी सुमित की बार-बार सफाई आती है कि हम अलायंस नहीं करेंगे, कांग्रेस कृपया अफवाह न फैलाए। वो बात नहीं, जो सुमित कहना चाह रहे हैं वो आप समझिए। आपके सामने का ही एक बच्चा है, वो खड़ा हो गया ना, चंद्रशेखर। आज के दिन ये है कि समाजवादी सोशल मीडिया से खड़ा हुआ। हाँ, सोशल मीडिया से और मीडिया से। नगीना से चुनाव लड़ने वाला। वही तो मैं कहता हूँ कि उसको एक सीट दी जा रही है गठबंधन में। तो इसका मतलब आज के दिन वो ये अपना संघर्ष करते हुए हाथरस हो रहा है, जा रहा है, गिरफ्तार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जा रहा है, गिरफ्तार हो रहा है। तो उसने दिखा दिया ना कि कैसे बिल्ड किया जा सकता है। और सहारा लिया उसने सोशल मीडिया का, उसने सहारा लिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। किसी को चाहिए, रावण अवेलेबल है, आप 1-to-1 इंटरव्यू कर लीजिए। दलित वॉइस चाहिए, कोई बड़े देश में दलित के खिलाफ कोई घटना हो जाए, आज के दिन सभी मीडिया हाउस सबसे पहले उसको फोन करते हैं और वो सबके लिए अवेलेबल रहता है। तो आपको अपनी राजनीति जो बदलने की बात जो सुमित कह रहे थे वो यही है, आपको बदलना पड़ेगा। बदले नहीं, आपने नंबर 2 घोषित नहीं किया, परिवार में ही रखना है सब कुछ, परिवार में भी कुछ नहीं है, डरे हुए हैं आप, लड़ेंगे नहीं। तो हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि 2024 के बाद क्या बीएसपी खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट ये जो आपने बात की ना, इसी से अगले पॉइंट को उठाता हूँ मैं। जो आज 10 सांसद जहाँ से चर्चा की शुरुआत हुई थी, 10 सांसद जो अब छूट रहे हैं मायावती के पास से, वो इसीलिए छूट रहे हैं कि उनको दिखने लगा है कि मैं इनके साथ रहा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर ये चुनाव हार गए तो क्या होगा? अगर मैं मायावती को छोड़ के मोदी के साथ जुड़ जाता हूँ तो कम से कम मेरे 5 साल की लाइफ तो बाकी है। मैं कम से कम 5 साल के लिए सांसद तो दोबारा बन के आ सकता हूँ। या अखिलेश के साथ चला गया या राहुल गांधी के साथ चला गया तो कम से कम उनकी पार्टियों में बाकी सेकंड रंग, थर्ड रंग की लीडरशिप दिखाई तो देती है जो ज़मीन पे काम करती हुई। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, वो हमसे बात नहीं करती हैं। ये सब जो बातें हम आपको बता रहे हैं, ये बीएसपी के लोगों की अपनी बातें हैं। जब उन सांसदों से, उन विधायकों से आप मिलो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत वायरल होते हैं हम लोगों के, ऐसे तमाम लोग जानते हैं, वो मायावती भी जानती होंगी, उनसे कोई छुपा नहीं है। मायावती हो सकता है कि कल हमको कह दे कि ये मनुवादी बैठ के इस तरह की बातें कर रहे थे, पर ये फीडबैक उनके पास जाता है कि वहाँ पे इस तरह की बातें होती हैं। उनके लोग बोलते हैं कि एक्सेस मुश्किल है, उनके लोग उनके बंद कमरे में उनके पास नहीं जा सकते हैं, इंतजार करते हैं। आज के ज़माने में एक्सेस खत्म करने के आप काम आसान नहीं कर रहे हैं, आपको एक्सेस तोड़ने पड़ते हैं। राहुल गांधी को ट्रक चलाना पड़ रहा है ना, राहुल गांधी मंडियों में बैठ रहे ना जाके, एसपीजी प्रोटेक्टिव थे, प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं, दादी उनकी प्राइम मिनिस्टर नहीं, दादा उनके प्राइम मिनिस्टर रहे, कर रहे हैं ना सब कुछ। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? दलितों के बैठ के पैर धोए ना, दलितों के पैर धोए ना, जो अपने हाथ से प्रधानमंत्री होते हुए क्यों कर रहे हैं? ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी कि आप एक्सेसिबल हैं, आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं, उनके सुख दुख भी उनके साथ दिखाई देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर बहन जी देख रही हैं इस वीडियो को या उनकी पार्टी के लोग देख रहे हैं, कि जब कोविड हुआ था तो कितने लोगों की मदद की उन्होंने? कितनों के मदद के लिए उन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाए, कितनों के मदद के लिए उन्होंने अस्पताल में काम किया। नहीं पहुंचा देते नहीं हो सकता भिजवाया हो सकता है कि उन्हें जानकारी नहीं हो। हाँ, तो आप कृपया डालिए, कृपया बताइए हमको। एक जो बात आप लोगों ने कही ना कि क्यों छोड़ के जा रहे हैं 10 सांसद, फ्यूचर के लिए जा रहे हैं।
और आपको बता दूं कि इस फ्यूचर वर्ड से ना कांग्रेस खाली हो रही है। कांग्रेस में फ्यूचर नहीं है, इसलिए छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि दूसरी जगह राज्यसभा मिल रहा है, दूसरी जगह आश्वासन मिल रहा है कि आ जाओ टिकट दूंगा, तो उनको लग रहा है कि मैं जीत जाऊंगा तो मेरा फ्यूचर बन जाएगा। तो जब कांग्रेस जैसी पैन इंडियन पार्टी, मुझे लगता था कि मैं अभी भी मानता हूं कि पैन इंडियन अपील अभी भी बीएसपी की है। यदि वो चाहे ना तो वो तमिलनाडु से लेकर के वो जम्मू कश्मीर तक, वहाँ भी ट्राइबल हैं, उनके लिए भी अलग व्यवस्था की गई है नया JNK ऑर्गेनाइजेशन बिल में, वहाँ तक उस पार्टी की अपील हो सकती है। लेकिन कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जो इतने सालों तक सत्ता में रही, फ्यूचर नहीं होने की वजह से लोग किस तरह से भाग रहे हैं, मतलब लगातार एक लाइन लगा करके, तो फिर बीएसपी का क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चुनाव जो है बीएसपी के लिए अंतिम चुनाव है। वो मायावती, यदि आपके पास खबर है कि लड़ने वाली है, नहीं लड़ने वाली, तो जल्दी बोलना चाहिए कि लड़ेंगी तो कैसे लड़ेंगी, क्योंकि अभी भी कांग्रेस में एक बड़ा धारा है जो अखिलेश को मनाने के लिए तैयार है कि मायावती को एकोमोडेट किया जाए। और ये एक ऐसा इसमें ये करीब करीब तय है कि कांग्रेस अंतिम समय तक इस बात के लिए कोशिश करती रही कि वो इंडिया अलायंस में आ जाए। बहुत बार कोशिश हुई लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। अंदर खाने से भी चैनल खोल रखा कांग्रेसियों ने कि अभी भी उम्मीद है तो आप बताइए, अभी भी हम आपको एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं बाबा, जो प्रोग्राम से स्टार्ट होने से पहले अश्विन जो बता रहे थे कि उन्होंने कुछ विश्वस्त सूत्रों से सुना है कि जब चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो जाएगा। सूत्रों से तो सुना है, क्या सुना है? बाबा, उसमें ये कहा गया कि क्योंकि अभी कोई जानकारी नहीं है पार्टी के अंदर, कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी को भी नहीं पता है, कहा यह जा रहा है कि जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी उन दिनों में, क्योंकि फिर वो एक बयान जारी होगा कि भैया नेताओं और पदाधिकारियों के दबाव में हमने निर्णय लिया है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद ऑप्शन नहीं है उनके पास ना। मैं आपको बताऊं, ये चुनाव आचार संहिता का जो आपने क्लॉज लगाया ना, ये इसलिए लगाया कि तब ईडी, आईटी और सीबीआई के पास पावर्स नहीं बचेंगे। यही बात मैं कह रहा था। तब वो अरेस्ट होने का डर चाहे महंजी के लिए हो या उनके आसपास के लोगों के लिए हो, वो खत्म हो जाएगा। तब चुनाव आयोग के अधीन में देश चुनाव चल रहा होगा, तो तब आप ये सोच सकते हैं। सुमित अश्विन के पास सोर्स है, हाँ, बीएसपी का, इसको बीएसपी कवर करने दिया। ये तो आपको तय करना है, आप तय कर दीजिए, दे दीजिए। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, मायावती ने जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, अब 2 ट्वीट भी किया और बाइट भी दी है उन्होंने, अब जो वो एनआई को बुला के देती हैं, उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बीजेपी और कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो उनको कोई बहुत बड़ा रीज़न पैदा करना पड़ेगा कि क्यों वो अलायंस में जा रही हैं। और ऐसे वक्त में जब राम मंदिर को बीजेपी भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है, वो एक इंडिया अलायंस के साथ जुड़ें और जुड़कर वो नुकसान कर लें अपना दोहरा, क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार तीसरी बार बन गई तब क्या होगा। ये आखिरी कंक्लूड करते हैं आखिरी सवाल बस पूछते हुए, सर सपा और कांग्रेस का जो अलायंस है, दरअसल उनका वोट बैंक भी एक ही है। वही मुस्लिम विधानसभा में सपा को करता है, वही मुस्लिम लोकसभा में कांग्रेस को करता है, तो वोट बैंक सेम है। सवाल ये है कि नया वोट सीट बढ़ाना है तो नया वोट बैंक चाहिए, जो मायावती के पास है। मायावती इनसे अलग है। 19 में आप तीनों एक साथ नहीं लड़े, क्या एक चांस अगर ये तीनों लड़ें तो कुछ हो सकता है? भले ही राम मंदिर हो ना हो, तब भी एक फ़र्क पड़ेगा तीनों गठबंधनों को लड़ने से। बहुत बड़ी और बहुत ही टेढ़ी खीर है ये कि तीनों एक साथ एक मंच पे आ जाएं। अब जबकि कैंडिडेट्स अनाउंस हो रहे हैं, सीट्स डिसाइड हो गई हैं, मायावती अगर गठबंधन में आएंगी तो अखिलेश से एक भी सीट कम पे नहीं लड़ेंगी, तय कर लीजिए। हाँ, 36-36 72 ना, 36-36 72 ना। अभी अखिलेश के पास 63 है, एक आज़ाद को छोड़ तो 62 बची, 62 का आधा 31 हुआ, तो बहन जी को आप करेगी 31 पे लड़ लो आप। अगर आप 50-50 पे बांट दे रहे हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, कांग्रेस की सीटें कम होंगी फिर। हाँ, फिर वही तो कांग्रेस क्या तैयार होगी जिसने 12 से 17 करने के लिए इतनी माथापच्ची की। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, आपके पास खबर भी हो सकती है, इसे बात से इनका ये तो जोड़ रहा है, मैच कर रहा हूं। कांग्रेस को अगर सस्टेन करना है, क्योंकि कांग्रेस हर जगह कैलकुलेशन इसलिए कर रही कि 370 का जो फिगर है उसको कम करके वो 270 पे ले आए बीजेपी को। तो कांग्रेस से बड़ी गधी पार्टी कोई नहीं होगी फिर, कि 370 को 270 लाना चाहती है, उसको 370 को 170 पे लाना पड़ेगा, तब उसकी सरकार बनेगी। 270 पे सरकार नहीं बनेगी कांग्रेस की। 270 भाजपा का लाना चाहती है। भाजपा 270 सरकार बना लेगी भाई, 272 में सरकार बनती है, 2 तो चाहिए। फिर तो सारे एलाइज एनडीए भी तो है। आपने गलत असेंबली थी, 370 को 170 करना पड़ेगा। दरअसल जो हमने शुरुआत में बात की 30 सीटें कम करने का जो प्लान है, वो प्लान के तहत अगर ये तीनों आ जाए तो क्या होगा? वो तो प्लान है ना, अब प्लान है, मायावती का भी प्लान देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अब बोलो तो आप
बाबा ये नहीं, अगर बीएसपी हाथ मिलाती, जैसे अश्विन के सोर्सेज बता रहे हैं कि एक संभावना है, संभावना ही मान लेते हैं, चलिए संभावना ही मान लेते हैं, तो मुझे लगता है कि अखिलेश ने जो पीडीए का नारा दिया उसको कहीं ना कहीं बल मिलेगा। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, नहीं तो ये winning इसको बल combination है। विनिंग कॉम्बिनेशन है। ये dent करेगा, लेकिन लेकिन आपकी क्या होगा, हाँ, ये बड़ा सीटों में $1 कितना billion कन्वर्ट question होगा ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार 19 का भी जो गठबंधन था वो छोटा मोटा गठबंधन नहीं था। सपा बसपा आरएलडी का साथ मिलना, क्योंकि 91-92 में तो कल्याण सिंह ने कुर्सी अपनी वो कर दी बाबरी मस्जिद के बाद, उसके बाद 93 में चुनाव हुआ तो क्या हुआ, मुलायम और काशीराम मिल गए, नारा क्या लगा, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। भाई बहुमत नहीं आया बीजेपी का, उसके बाद भी जब कितना, मतलब वो कितना बड़ा इवेंट था पॉलिटिकल, तो लेकिन चीजें बदली हैं। 19 में उसका असर नहीं हुआ गठबंधन का, 15 सीटों पर सिमट गए। फिर भी मैं ये कहता हूं कि भाई 0 से तो बेटर 15 था ना, यही बात है। तो आप किस नजरिए से देख रहे हैं ये भी तो बहन जी के लिए भी मुझे लगता है फायदा के सौदा हाथ मिलाना ही है। वो हाथ नहीं मिला रही हैं, उसकी वजह आप लोग ज्यादा जानते हैं। नहीं, हम कोई नहीं जानते। हाँ, इतनी सी वजह है जो बाबा ने इशारा कर दिया था कि जेल का डर है, उसका डर है। और देखिए इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि मायावती जी के लिए आने वाली राजनीति को, आने वाले वक्त की राजनीति को अपने हिसाब से ढालना बहुत ज़रूरी है। मायावती जी को समझना चाहिए कि अगर अपने भतीजे के लिए, आकाश के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहती हैं तो कम से कम पार्टी मजबूत तो रहे। अगर पार्टी को वो 0-0-0 के लेवल पे ले आके छोड़ देंगे आकाश को कि ले बनाओ, तुम अब बनाओ, अब तुम्हारा तुमको दे दिया, कर लो, तो काम नहीं चलेगा। मायावती जी को जो मिला था वो काशीराम की मेहनत का फल मिला था, लिगेसी को कंटिन्यू किया था। तो मायावती का ये दायित्व बनता है कि अगर जिसको भी बनाए, आकाश को घोषित कर ही चुकी है वो, तो कम से कम उस लेवल पे तो छोड़ दे जहाँ से उनको मिला था। नहीं, एक समय में जब कुछ दिनों पहले, 10 साल पहले, जब बीएसपी में राज्यसभा दिया जाता था तो नाम बाद में ढूंढते थे कि ये आदमी कौन है, तो बोला जाता था यार ये आदमी बहुत साल से काशीराम जी के साथ ये काम कर रहा है, ये इस राज्य में है, ये इस राज्य का कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर वर्ड सब उसी समय आया था। अब तो देखो, अब तो कुछ है ही नहीं, कौन है नहीं है। अब मायावती देखिए ना, इतनी बड़ी नेता देश की रही, आज किसी हाउस की मेंबर नहीं है। सही बात। हर जगह ना लोकसभा, ना राज्यसभा, ना विधानसभा, कहीं की मेंबर नहीं है। और बीजेपी ने, आपने राज्यसभा का जिक्र किया तो एक लाइन में बोल दूं, बीजेपी ने जो यूपी में राज्यसभा के टिकट दिए हैं वो बहुत ही सोच समझ के दिए हैं, और वो इसी दलित वर्ग को एड्रेस करते हुए दिए हैं। इक्का दुक्का सीटें फंसाई हैं उसने। मध्य प्रदेश में भी एक वाल्मीकि समाज के साधु जी को दिए। और इसीलिए जो हम लोग तब से, आप जो आंकड़े दिखा रहे थे ना, इतना जाटव निकल गया, इतना ये निकल गया, इतना वो निकल गया, क्यों निकल गया? क्योंकि बीजेपी बिल्कुल प्रिसिशन के साथ काम करती है। उसको पता है कि यहाँ से हमको वोट मिलेगा और ये अगले 10 साल तक काम आएगा। जो मायावती खोती जा रही है, बीजेपी गेन करती जा रही है। तो जैसा कि कहते भी हैं कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन, लेकिन बसपा का नियम शायद परिवर्तन नहीं है, इसलिए वो शून्य की तरफ जा रही है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।